जनरल यही जो था आपको जॉन सोर बना। क्लियर है बच्चे, जो 1793 से रहा। सोर क्लियर है। अब जॉन सोर बन गया, ये 1793 से 1798 तक रहा। 1793 से लेकर 1798 तक रहा। क्लियर है। इसमें कुछ खास बातें नहीं है। जॉन सोर का ऐसा कोई काम नहीं है जो हिस्टोरिकल हो या हम जिसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण माने, इसलिए जॉन सोर से फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। और जो हमारा अगला गवर्नर जनरल है, अब उसके नाम पर हम आते हैं। हमारा अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए बच्चे, यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट का मार्क अभी भी रहने दिया। इसका मतलब है कि लॉर्ड वेलेस्ली वाकई इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक रहा था? 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली का काल रहा। क्लियर है। अब देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली में भी इंपॉर्टेंट का मार्क है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो समझते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली क्यों महत्वपूर्ण है। पहले याद रखिएगा कि जब लॉर्ड वेलेस्ली गद्दी पर बैठा, लॉर्ड गवर्नर जनरल बना, तो ये अपने सहायक संधि के कारण प्रसिद्ध है। लॉर्ड वेलेस्ली किसके कारण प्रसिद्ध है? याद रखेंगे कि इसकी एक संधि थी जिसे ये क्या कहता था? सहायक संधि। तो सहायक संधि के कारण ही ये क्या था बच्चे? प्रसिद्ध था। क्लियर है। ये इसकी प्रसिद्धि की एक खूबी है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो ये सहायक संधि करता था, इसी सहायक संधि के कारण जो है लॉर्ड वेलेस्ली इतिहास में क्या है बच्चे? प्रसिद्ध है। क्लियर है। इस बात को हम याद रखेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या है ये सहायक संधि, किस तरह से चलते हैं। बच्चे, इसने क्या किया था कि अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। देखिए क्या इसने किया था कि अंग्रेजी जो साम्राज्य था, क्लियर है, तो इसने अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। क्लियर हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार को अपना क्या किया? अपना लक्ष्य बना लिया, अपना टारगेट बनाया। और यही सहायक संधि जो था बच्चे, ये इस अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए ही तो था। इस बात को याद रखिएगा कि ये जो सहायक संधि थी, ये अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए ही थी। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर इसने क्या किया बच्चे कि सहायक संधि का प्रयोग भारत में वेलेस्ली से पहले डुप्ले ने किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे बच्चे कि सहायक संधि का प्रयोग पहले डुप्ले ने किया था। सबसे पहले किसने किया था? डुप्ले ने किया था बच्चे। एक डुप्ले मैंने आपको पढ़ा दिया है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भूलिएगा नहीं कि लॉर्ड वेलेस्ली तो था ही सहायक संधि का। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आया कि सहायक संधि से पहले कौन था जिसने, बच्चे वेलेस्ली से पहले कौन था जिसने सहायक संधि का प्रयोग किया था, तो उसी व्यक्ति का क्या नाम था? उसका नाम था डुप्ले। डुप्ले ने पहले ही क्या किया था कि सहायक संधि का क्या किया था? प्रयोग किया था। क्लियर है। अब देखिए, सहायक संधि के लिए शर्तें भी इन्होंने अपने को बना के रखा था। क्लियर है। इसने क्या किया था कि ये जो सहायक संधि थी, जरा हम इसके शर्तों की बात करते थे, क्योंकि अंग्रेज कहते थे देसी राजे रजवाड़ों से कि हम आपकी सहायता करेंगे, आप हमसे संधि कीजिए। तो आखिर ये कौन सी सहायक संधि थी? तो चलिए यहाँ पर सभी लोग केयर कीजिए कि सहायक संधि की शर्तें क्या हैं। जरा देखते हैं कि भाई ठीक है, आप अगर सहायक संधि है तो आखिर इसकी शर्त क्या है। तो पहली शर्त है कि विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में। देख रहे हैं बच्चे, क्या शर्त थी? इन्होंने पहला शर्त रखा कि आपके जो भी विदेशी संबंध हैं वो कंपनी के नियंत्रण में होंगे। ये इस तरह से फंसाते थे, कंपनी के नियंत्रण में होंगे, यानी सहायक संधि का ये शर्त था कि आपके विदेशी संबंध आप किसके अंडर में देंगे? आप कंपनी के नियंत्रण में देंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इसने क्या कहा कि बड़े राज्य के लिए जरूरी है कि अंग्रेजी सैन्य अधिकारी द्वारा नियंत्रित एक सैनिक टुकड़ी भी अपने पास रखें। याद रखेंगे कि अंग्रेजी सेनापति एवं टुकड़ी को अपने पास रखें।
टुकड़ी को अपने पास रखें। क्लियर है? यानी बड़े राजा रजवाड़ों को ये कह रहे हैं कि एक अंग्रेजी सेनापति वाली सेना की टुकड़ी है, आप उसे अपने पास रखिए और उसे अपना एक एरिया भी दीजिए। याद रखिए, उसको अपना एक एरिया दीजिए जहां पर इसकी मर्जी चल सके। देख रहे हैं बच्चे, साफ कहता है कि एक अपना एरिया दीजिए जहां पर कंपनी की मर्जी चले। क्लियर है बच्चे? और याद रखिएगा, और जो छोटे लेवल के जो राज्य होते थे वो इसके बदले पैसे देते थे कि भाई तुम पैसे ले लो हमसे। तो भूलिएगा नहीं, विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में होंगे। आप अंग्रेज सेनापति एवं टुकड़ी को अपने पास रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, फिर इसने क्या किया कि प्रत्येक राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को रखना होगा। क्लियर है बच्चे? कि प्रत्येक राज्य अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखेंगे। क्लियर हो चुका है? भूलिएगा नहीं, प्रत्येक राज्य अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखेंगे। अंग्रेज रेजिडेंट का मतलब होता था एक अंग्रेज अधिकारी आपके राज्य में रहेगा और आपके मतलब की चीजों को देखेगा। इससे ही अंग्रेज रेजिडेंट कहा जाता था। तो बच्चे, ये रेजिडेंट तो राजा पर ही कब्जा कर लेगा, राजा की डोमेस्टिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी पर कब्जा कर लेगा। तो राजा तो सिर्फ नाम के रह गए। तो देख सकते हैं कि ये कितना दिमाग लगाते थे कि राज्य बोलते थे राजधानी में एक अंग्रेज अधिकारी को रखो जिसे वो रेजिडेंट कहते थे। क्लियर है बच्चे? अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने कहा कि राज्य की उनके शत्रुओं से रक्षा करेंगे। राज्य की ये क्या करेंगे कि आपके जो भी शत्रु हैं, क्लियर है, शत्रुओं से रक्षा करेंगे। ये इन्होंने सहायक संधि की क्या बना दी? शर्त बना दी। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि राज्य की शत्रुओं से क्या करेंगे? ये रक्षा भी करेंगे। क्लियर है? तो देख सकते हैं कि विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में, अंग्रेज सेनापति और टुकड़ी को अपने पास रखेंगे, प्रत्येक राज्य अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट भी रखेंगे और राज्य की शत्रुओं से ये क्या करेंगे? फिर उनकी रक्षा भी करेंगे। इस तरीके से ये क्या करते थे बच्चे? एक सहायक संधि कर लेते थे, एक अपना ये कर लेते थे। चलिए, आपने सहायक संधि की सारी शर्तों को सीख लिया। अब बच्चे, बहुत से राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि की। तो चलिए हम क्रम से ये भी लिख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि कर ली थी। क्लियर हो गया? चलिए, उन राज्यों का भी हम नाम जान लेते हैं और हम क्रम से जानेंगे कि सहायक संधि वाले राज्य कौन कौन से थे। संधि वाले राज्य, क्लियर है? क्रम से बच्चे, पहले कौन आया? हैदराबाद। इन्होंने क्या किया? हैदराबाद से सहायक संधि कर ली। फिर मैसूर, तंजौर, अवध, यानी मैसूर ने भी किया, तंजौर ने भी किया, अवध ने भी किया। फिर बच्चे पेशवा, बरार, सिंधिया, पेशवा लोगों ने भी किया, बरार ने भी किया और फिर सिंधिया लोगों ने भी किया आदि। क्लियर हो चुका बच्चे? तो ये सभी लोग जो थे इन्होंने क्या किया था? सहायक संधि किया था। और ये सहायक संधि वाले राज्य हैं हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार और सिंधिया आदि। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, याद रखेंगे कि वेलेस्ली के समय में फ्रांसीसियों का भय भारत में पूरी तरह फैला हुआ था। इस बात याद रखिएगा कि वेलेस्ली के वक्त ही बच्चे फ्रांसीसियों का भय भी था। इन्हें फ्रांसीसियों का भय था। क्लियर है? यानी अंग्रेजों को फ्रांसीसियों का भय था। उस समय पूरे भारत में फ्रांसीसियों का भय फैला हुआ था। और इसी समय बच्चे क्या हुआ कि टीपू सुल्तान का संपर्क नेपोलियन से हो चुका था। याद रखेंगे कि जो टीपू सुल्तान था, तो टीपू सुल्तान का संपर्क नेपोलियन से हो चुका था। तब तक टीपू सुल्तान का संपर्क नेपोलियन से हो चुका था। नेपोलियन से
हो चुका था। क्लियर हो गया है कि टीपू सुल्तान का संपर्क किससे हो चुका था? नेपोलियन से हो चुका था। याद रखेंगे बच्चे कि टीपू सुल्तान का संपर्क जो है नेपोलियन से इस समय हो चुका था, और टीपू सुल्तान से संपर्क हो चुका था, और टीपू चाह रहा था कि वो क्या करे कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दे। क्लियर है, क्योंकि नेपोलियन से संपर्क हो चुका था और सोचा था नेपोलियन से मदद लें और अंग्रेजों को क्या कर दे? भारत से खदेड़ दे। क्लियर हो चुका है। चलिए, अब यहाँ तक तो हमने पूरी बात को अच्छे से समझ लिया बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेलेस्ली ने और क्या किया था? वेलेस्ली ने ही बच्चे कलकत्ता में क्या किया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्लियर है बच्चे। फिर इसने क्या किया था? वेलेस्ली ने कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो इस बात को भी याद रखना है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की इसने क्या की थी? स्थापना की थी। और ये स्थापना किसने की थी? ये स्थापना इसी लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। और क्यों की थी बच्चे? क्योंकि जो बच्चे नागरिक सेवा में, सिविल सर्विस में जो भर्ती लेकर आए थे, याद रखिएगा कि जो सिविल सर्विस में, नागरिक सेवा में जो बच्चे भर्ती हुए थे उनको यहीं पर ट्रेनिंग दी जाती थी। यानी ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज था कि सिविल सर्वेंट जो भी बनते थे उनको इसी फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या होती थी बच्चे? उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है। फिर याद रखना है हमें कि इसी ने बच्चे क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शक्तिशाली राजनीतिक रूप में स्थापित कर दिया था। याद रखेंगे कि इस काम से लॉर्ड वेलेस्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, उसको पावरफुल एक पॉलिटिकल कंपनी, एक राजनीतिक कंपनी के रूप में भारत में क्या कर दिया था? स्थापित कर दिया था। इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली जो है बच्चे आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर हो चुका है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला है बच्चे वो है सर जॉर्ज बार्लो। देखिए, अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि 1805 में कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल भी था। याद रखिएगा बच्चे कि 1805 में ही कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल भी शुरू हुआ, लेकिन उसकी मौत बहुत जल्दी हो गई थी, इसलिए फिर कॉर्नवालिस नहीं रहा। अब कौन आया? सर जॉर्ज बार्लो। और ये 1805 से लेकर के बच्चे 1807 ईस्वी तक अपने गद्दी पे बैठा रहा। लेकिन इसके काम में सिर्फ एक ही चीज हुई थी, वो हुई थी बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। बस इसलिए ये फेमस है, और कोई भी चीज फेमस नहीं है कि इसी के वक्त क्या हुआ था बच्चे? बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। और ये बेल्लौर का विद्रोह कब हुआ था? 1806 में हुआ था। इसीलिए सर जॉर्ज बार्लो बस जाना जाता है, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं अगले गवर्नर जनरल की ओर। और जो बच्चे जो हमारा अगला गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। क्लियर हो चुका है ना? अब ये जो लॉर्ड मिंटो है, हमारा अगला है बच्चे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। क्लियर है? ये है लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, जो कि 1807 से लेकर 1813 तक जो है अपने पद पे रहा। क्लियर है? क्या नाम था बच्चे? लॉर्ड मिंटो, जो 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक अपने पद पे रहा। और मिंटो के लिए एक बात याद रखिएगा बच्चे कि इसके समय में ही पर्सिया के शाह से एक संधि हुई थी। ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखिए, पर्सिया के शाह से एक संधि हुई थी इसी के समय। पर्सिया के शाह से एक संधि हुई थी। क्लियर है? ये थोड़ा आपको याद रखना है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जनरली हमसे पूछे जा सकते हैं
कि लॉर्ड मिंटो के समय ही पर्सिया के शाह से क्या हुई थी बच्चे, एक संधि हुई थी। और इस संधि में ये कहा गया था कि कोई भी विदेशी सेना उसकी अनुमति के बिना उसके क्षेत्र से नहीं गुजर सकती। याद रखेंगे, पर्सिया के साथ से क्या संधि हुई थी कि कोई भी विदेशी सेना बिना इनकी मर्जी के, बिना इनके कॉन्सेंट की, अनुमति के, इनके क्षेत्र से क्या है, नहीं गुजरेगी। यहाँ समझ में आ गया बच्चे। चलिए, तो हमने देख लिया कि पर्सिया के साथ से एक संधि हुई थी कि कोई भी सेना जो है यहाँ से नहीं गुजरेगी। क्लियर हो चुका है ना। फिर क्या हुआ बच्चे कि चार्ल्स मेटकाफ को मिंटो ने ही महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में भेजा था जब 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, जो मैंने आपको सब पहले पढ़ा दिया था। क्लियर है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चे कि इसने चार्ल्स मेटकाफ को रंजीत सिंह के दरबार में भेजा था। क्लियर है। इसने क्या किया था बच्चे, चार्ल्स मेटकाफ को रंजीत सिंह के दरबार में भेजा था, रंजीत सिंह के दरबार में भेजा था। क्लियर है। यही था बच्चे, लॉर्ड मिंटो था, इसने क्या किया था, चार्ल्स मेटकाफ को रंजीत सिंह के दरबार में क्या किया था, भेजा था। और रंजीत सिंह के दरबार में इसीलिए भेजा था क्या कि अमृतसर की संधि हो सके। और 1809 में क्या हुआ बच्चे, अमृतसर की संधि हुई। इसी से क्या हुआ, 1809 में अमृतसर की फिर संधि हो गई। ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के वक्त ही हुआ था। चलिए, ये बात समझ में आ गई। फिर हम आगे अगले गवर्नर जनरल पे चलते हैं, जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद रखिए बच्चे, वो पहला वॉरेन हेस्टिंग्स था। वो क्या था, पहला वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लगा हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब जब लॉर्ड हेस्टिंग्स बना तो ये कब से कब तक रहा, तो ये 1813 से लेकर बच्चे ये रहा 1823 तक। क्लियर है। 1813 से लेकर 1823 तक रहा था, जिसका क्या नाम था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया था बच्चे, पहले याद रखना है कि इसी के समय सबसे पहले सर्वप्रथम बच्चे नेपाल युद्ध लड़ा गया। क्लियर है। याद रखेंगे, इसी के समय क्या हुआ था, सर्वप्रथम नेपाल युद्ध, जो अंग्रेज और नेपाल का जो युद्ध हुआ था वो यही हुआ था, नेपाल युद्ध हुआ था। यहाँ क्लियर हो गया। तो सर्वप्रथम जो नेपाल युद्ध है वो इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, जो कि आंग्लेय नेपाल युद्ध था। ये समय मैंने आपको सब बता दिया था उस समय ही। क्लियर है। चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। हेस्टिंग्स को ही पिंडारियों के दमन का श्रेय भी प्राप्त है। क्लियर है। फिर इसने क्या किया था बच्चे, पिंडारियों का दमन किया था। देखिए, पिंडारी जो लुटेरे थे, इसने क्या किया था, पिंडारियों का दमन किया था, पिंडारियों को खत्म कर दिया। ये लुटेरे थे, ये लूटते थे, तो इसने क्या किया कि पिंडारियों का भी क्या किया, इसने दमन कर दिया था कि पिंडारी जो है दोबारा ये काम न कर सके। तो ये हेस्टिंग्स के इम्पोर्टेंट जो है ये हमें पूरी आपको याद रखनी है। किसने क्या किया था, पिंडारियों का दमन किया था। और बच्चे याद रखिए, अंग्रेज इतिहासकार पिंडारियों को अफगान लुटेरा मानते थे। वो क्या मानते थे अंग्रेज, इन पिंडारियों को मानते थे कि ये अफगान के लुटेरे हैं, अफगान लुटेरा मानते थे। ये इन पिंडारियों का इतिहास रहा है कि अंग्रेज साहित्यकारी ने अफगानी लुटेरा मानते थे, अफगान लुटेरा मानते थे। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर याद रखेंगे बच्चे, इसी के समय ही मराठों के साथ अंग्रेजों की अंतिम लड़ाई हुई थी। क्लियर है। इसी के समय फिर क्या हुआ कि मराठों की अंग्रेजों के साथ अंतिम लड़ाई यही हुई थी, मराठों की अंग्रेजों के साथ अंतिम लड़ाई, मराठों की अंग्रेजों के साथ अंतिम लड़ाई हुई थी। क्लियर हो गया। तो मराठों की अंग्रेजों के साथ क्या हुई थी, अंतिम लड़ाई हुई थी यहीं पर
पिंडारियों का दमन हुआ, फिर मराठों की अंग्रेजों के साथ अंतिम लड़ाई हुई। देखिए ये सब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में सब पढ़ा चुका हूँ, यहाँ सिर्फ आपको रेफरेंस जोड़ रहा हूँ ताकि चीजें हमारी रिकॉल हो जाए और आपके पास दिमाग में बातें बैठते जाए, और हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चे एक बात याद रखिएगा कि जो पहले मुगल सम्राट जो थे, एक बात यहाँ क्लियर कीजिएगा कि जो पहले मुगल सम्राट थे बच्चे, उन्हें भारत में श्रेष्ठ माना जाता था। तो मुगल सम्राट क्या करते थे कि कंपनी को अपना कृपा पात्र, अपना बच्चा, अपना योग्य ऐसे बोला करते थे। तो हेस्टिंगस जब भारत आया तो उसने ये शर्त रखी कि मैं मुगल बादशाह से तभी मिलूंगा जब वो इस तरीके का डायलॉग नहीं देंगे, इस तरह का संबोधन नहीं करेंगे। तभी हेस्टिंगस ने बच्चे क्या किया था कि जाकर के मुगल बादशाह से मिला था, ताकि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे। अच्छा, इसी के समय टॉमस मुनरो ने 1802 में मद्रास का गवर्नर बना था। फिर याद रखेंगे कि इसी के समय 1802 में जो टॉमस मुनरो था, टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बना था, मद्रास का गवर्नर बना था। क्लियर हो गया? तो इस बात को भी याद रखेंगे कि इसी हेस्टिंगस के समय 1802 में टॉमस मुनरो जो था, यही टॉमस मुनरो क्या बना, फिर मद्रास का गवर्नर बना। क्लियर है? और इसने मालाबार इन सब क्षेत्रों में क्या किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। क्लियर है बच्चे? टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बना और इसने फिर क्या किया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को यहाँ लागू किया। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, ये किसानों के लिए थी, जो मैं आपको सब पढ़ा चुका हूं, बस यहाँ मैं रेफरेंस जोड़ रहा हूँ। किसने क्या किया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को फिर इसने क्या किया बच्चे, लागू भी किया इन सारे क्षेत्रों में। चलिए फिर आगे याद रखना है आपको कि इसी के समय एलिफिंस्टन ने बंबई में महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था के मिश्रण को लागू कर दिया था। क्लियर है? याद रखेंगे कि एलिफिंस्टन नाम का एक व्यक्ति था, एलिफिंस्टन। क्लियर है? एलिफिंस्टन ने मुंबई में रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी, रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी का मिश्रण लागू किया, का मिश्रण व्यवस्था लागू किया, का मिश्रण व्यवस्था लागू किया। ये बच्चे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये भूलिएगा नहीं कि वो एलिफिंस्टन नाम का व्यक्ति था। इस एलिफिंस्टन ने क्या किया कि मुंबई में रैयतवाड़ी और महलवाड़ी दोनों व्यवस्था का एक मिश्रण व्यवस्था लागू कर दिया।